जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने छठे दिन के काम की तरफ चलते हैं। डे 6। आप अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन निकाल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 78 पर नेक्स्ट पेज पर मौजूद इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो एक्सरसाइज है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको हल करेंगे। लेकिन क्या आपने कल का काम कंप्लीट कर लिया है? और वो जैसे आपको बताया गया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज को आपने पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी कन्वर्ट करना है, मुझे यकीन है आप कर चुके होंगे। तो आज हम यही काम इस नेगेटिव सेंटेंसेस वाली एक्सरसाइज के साथ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब ये जुमलों को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और आपको बताया था नेगेटिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स के फौरन बाद नॉट लगाना होता है। तो पहला जुमला है, रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा है। द रिक्शा इज नॉट कमिंग दिस वे। आप देखें हेल्पिंग वर्ब इज है, इसके फौरन बाद नॉट लगाया तो नेगेटिव बन गया। आपने बिल्कुल कल की तरह इन्हीं जुमलों को पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी चेंज करना है। पहला है, रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा है। द रिक्शा इज नॉट कमिंग दिस वे। अगर यहाँ पर होता आ रहा था तो आपने क्या करना है, द रिक्शा वॉज नॉट कमिंग दिस वे। और अगर ये होता रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, द रिक्शा विल नॉट बी। आपको मैंने बताया था ना, विल के बाद या शेल के बाद नॉट आता है और बी आगे आएगा, विल नॉट बी। यानी बाकी सारा जुमला सेम वैसा ही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होने से हमें एहसास होगा कि जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का या फ्यूचर कंटिन्यूअस का। रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है, द रिक्शा इज नॉट कमिंग दिस वे। रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा था, द रिक्शा वॉज नॉट कमिंग दिस वे, पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला हो गया। रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला होगा, द रिक्शा विल नॉट बी कमिंग दिस वे। आगे देखिए, लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं। पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट। अगर जा रहे थे होता तो पीपल वर नॉट गोइंग टू होता, और अगर नहीं जा रहे होंगे होता तो पीपल क्या होगा, पीपल विल नॉट बी। पीपल विल नॉट बी, सेम वही जो ऊपर वाले का रूल था। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। बच्चे शोर नहीं कर रहे थे, चिल्ड्रन वर। सिर्फ आर किस में चेंज हो जाएगा, वर में, वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। बच्चे शोर नहीं कर रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी। क्या चेंज होगा, विल यहाँ पर, फिर नॉट इसी तरह रहेगा और आगे बी आ जाएगा, विल नॉट बी। पास्ट में वर नॉट, फ्यूचर में विल नॉट बी। मैं उसको राज नहीं बता रहा हूं। आई एम नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। मैं उसको राज नहीं बता रहा था, क्या आ जाएगा, एम की जगह वॉज आ जाएगा। आई वॉज नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। और अगर ये होता मैं उसको राज नहीं बता रहा हूँगा तो क्या आ जाएगा, आई शैल नॉट बी। आई शैल नॉट बी टेलिंग हिम द सीक्रेट, वैसे ही आ जाएगा। हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन हियर। हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन हियर। वर के स्पेलिंग तो आपको आते ही होंगे, WERE। अच्छा, अब अगर ये जुमला ऐसे होता, हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रहे होंगे, तो क्या बन जाता बताइए, वी शैल नॉट बी। बिल्कुल ऐसे ही, आई और वी के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था शैल आता है। वी शैल नॉट बी, we shall not be waiting for anyone here। आगे देखिए, वो मुस्कुरा नहीं रही है। she is not smiling। वो मुस्कुरा नहीं रही थी। she was not smiling। वो मुस्कुरा नहीं रही होगी। she will not be smiling। ठीक है, कुत्ते हड्डी पर नहीं लड़ रहे हैं। the dogs are not fighting over the bone। कुत्ते हड्डी पर नहीं लड़ रहे थे। the dogs were not fighting over the bone। कुत्ते हड्डी पर नहीं लड़ रहे होंगे। the dogs will not be fighting over the bone। हम जायदाद तकसीम नहीं कर रहे हैं। we are not dividing the property। हम जायदाद तकसीम नहीं कर रहे थे। we were not dividing the property। हम जायदाद तकसीम नहीं कर रहे होंगे। we shall not be dividing the property। we shall not be dividing the property। वैसे ही, तुम अपने साथी से ताउन नहीं कर रहे हो। you are not कोऑपरेटिंग विद योर कंपेनियन। अगर ये होता तुम अपने साथी से ताउन नहीं कर रहे थे
तो आर की जगह सिर्फ वर चेंज हो जाएगा। यू वर नॉट कोऑपरेटिंग विद योर कंपेनियन, तुम अपने साथी से ताउन नहीं कर रहे होगे। यू विल नॉट बी कोऑपरेटिंग विद योर कंपेनियन। शरीफ आदमी तुम्हें हकारत से नहीं देख रहा है। द नोबल मैन इज नॉट लुकिंग डाउन अपॉन यू। शरीफ आदमी तुम्हें हकारत से नहीं देख रहा था। द नोबल मैन वॉज नॉट लुकिंग डाउन अपॉन यू। शरीफ आदमी तुम्हें हकारत से नहीं देख रहा होगा। द नोबल मैन विल नॉट बी लुकिंग डाउन अपॉन यू। वो खतरे का सामना दलेरी से नहीं कर रहा है। ही इज नॉट फेसिंग द डेंजर ब्रेवली। वो खतरे का सामना दलेरी से नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट फेसिंग द डेंजर ब्रेवली। वो खतरे का सामना दलेरी से नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी फेसिंग द डेंजर ब्रेवली। ड्राइवर मोटर कार तेज नहीं चला रहा है। द ड्राइवर इज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। ड्राइवर मोटर कार तेज नहीं चला रहा था। द ड्राइवर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। ड्राइवर मोटर कार तेज नहीं चला रहा होगा। द ड्राइवर विल नॉट बी ड्राइविंग द कार फास्ट। मैं बकरी का दूध नहीं निकाल रही हूँ। आई एम नॉट मिल्किंग द गोट। मैं बकरी का दूध नहीं निकाल रही थी। आई वॉज नॉट मिल्किंग द गोट। मैं बकरी का दूध नहीं निकाल रही होंगी। आई शैल नॉट बी मिल्किंग द गोट। आई शैल नॉट बी मिल्किंग द गोट। बच्चे तितलियां नहीं पकड़ रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट कैचिंग बटरफ्लाइज। बच्चे तितलियां नहीं पकड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर नॉट कैचिंग द बटरफ्लाइज। बच्चे तितलियां नहीं पकड़ रहे होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट बी कैचिंग द बटरफ्लाइज। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट वेस्टिंग टाइम। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा होऊंगा। आई शैल नॉट बी वेस्टिंग टाइम। तो स्टूडेंट्स ये 15 सेंटेंसेस हैं जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। आपने इन जुमलों को खुद से, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी कन्वर्ट करना है और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी। तो इस तरह ये आपके 45 जुमले बन जाएंगे। आपने आज के दिन में यानी कि डे 6 में सिर्फ यही काम करना है ताकि आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए। डे 6। अब डे 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था, एक्सरसाइज 1.4। अब डे 6 में हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्राइंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं वो 3 होती हैं, इसलिए हमें मेजरमेंट भी 3 ही दी गई हैं। 3 दी गई है, एक 4 है, एक 6 है। फाइंड द रेशियो टू द लेंथ ऑफ द साइड टू वन एंड अदर। यानी कि हमारे पास जो है रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो हमारे पास क्या होती है, ये देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है। ये ट्राइंगल मैं बना देता हूं आपको। इसको हम ए कह देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ए के सामने स्मॉल ए साइड हो जाएगी, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी हो जाएगी। अब वो कहते हैं साइड की रेशियो। तो साइड की रेशियो क्या होगी, पहले ए और बी की रेशियो फाइंड कर देते हैं, यानी ए रेशियो बी फाइंड कर लेते हैं। फिर बी और सी की रेशियो फाइंड कर लेते हैं, यानी बी रेशियो सी फाइंड करते हैं। फिर सी और ए की रेशियो। तो ये हमारे पास 3 रेशियो बनेगी। 3 साइड, तो रेशियो भी हमारे पास 3 ही बनेगी। ये मैंने लिख दिया इधर। अब इधर देखें, लेट द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल नेम्ड ए बी एंड सी। जिस तरह मैंने इधर लिखा है, ए बी और सी हो जाएगी। सो पहली रेशियो क्या थी, हमने लिखी थी 1 ए रेशियो बी लिखी है, तो ए रेशियो बी। अब ए लेंथ हमने क्या है 3 है, तो ये 3 आ जाएगी। बी की लेंथ क्या है 4 है, तो ये 4 आ जाएगी। तो हमारे पास ए रेशियो बी की रेशियो क्या निकल आएगी, 3 रेशियो 4 आ जाएगी। इस तरह इसके बाद क्या चलते हैं, बी रेशियो सी की तरफ जाते हैं। बी रेशियो सी है। अब बी की लेंथ जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, सी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। दोनों पर 2 वाले टेबल से डिवाइड होता है, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगी, 2 रेशियो 3 हो जाएगी। अब सी रेशियो ए। अब सी रेशियो ए में क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 6 है और ए की रेशियो 3 है, तो दोनों 3 पे कैंसल आउट होते हैं, 2 रेशियो 1 हो जाएगी। तो ये तीनों साइड की हमारे पास रेशियो आ जाएगी। किस तरह, क्या क्या आया था उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड टू वन अनदर। हर किसी के साथ हमने 3 रेशियो हमने फाइंड कर दी ट्राइंगल की। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। अब वो 2 एंगल्स, ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, ये देखें, ये ए एंगल, ये बी एंगल, ये सी एंगल। 3 एंगल, 2 एंगल उसने बता दिए हैं। एक एंगल जो है 54 का है,
एक 72 का है। वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल टू द सम ऑफ फर्स्ट टू। पहले तो हमने ये देखना है कि तीसरा एंगल क्या आएगा, पहले तीसरा एंगल निकालते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम क्या कहते हैं, पहला एंगल को हम अल्फा का नाम दे देते हैं 54 है, दूसरे एंगल को हम बीटा का नाम देते हैं, जो तीसरा एंगल होता है वो होता है गैमा। अल्फा बीटा और गैमा तीन नाम है एंगल्स के। अल्फा एंगल 54, बीटा एंगल 72 और गैमा एंगल हमने फाइंड करना है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं और तीनों एंगल का जो सम हम करते हैं वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल जितने किस्म के एंगल होंगे तो तीनों को अगर हम सम करेंगे तो आंसर 180 आएगा। अब दो का हमें आंसर दिया गया है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 54 है, बीटा की वैल्यू 72 है। तो इधर पुटिंग करें, देखें मैं पुटिंग करके इधर बताता हूं। ये देखें, अगर हम इधर देखें 180 बीटा को इधर ले आए तो ये माइनस बीटा, अल्फा को इधर ले आए माइनस, क्योंकि हमने गैमा फाइंड करना है तो अल्फा को इधर ले आए बीटा को भी इधर, दोनों माइनस हो गए। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दें, अल्फा की वैल्यू 54 है, बीटा की वैल्यू 72 है। तो दोनों को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा गैमा का 54। अब देखें हमारे पास तीनों एंगल आ गए। अब उसने क्या कहा, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल की जो रेशियो है वो सम ऑफ फर्स्ट टू, यानी पहले दो को फर्स्ट को ऐड कर दें और तीसरे के साथ रेशियो फाइंड करें। यानी तीसरा एंगल गैमा है, रेशियो सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल, सम क्या करना है पहले दो एंगल का, अल्फा प्लस बीटा। तो गैमा की वैल्यू क्या है 54 है, अल्फा की वैल्यू 72 है, बीटा की 54। तो दोनों को ऐड करें 126 डिग्री और ये 54। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने पे आए तो 3:7 हो जाएगा। तो हमारे एंगल की जो रेशियो है, थर्ड रेशियो सम ऑफ टू एंगल की रेशियो हमारे पास क्या निकल आई 3:7 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है अलीज फादर, अली का जो फादर है वो अर्न अ सैलरी, अब उसकी सैलरी है 40,000 इन अ मंथ, वो एक महीने में 40,000 रुपए कमाता है। वाइल हिज फादर मंथली एक्सपेंडिचर 35,000 वो उसके क्या है अखराजात हैं, घर में जो खर्चे होते हैं वो हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज फादर, क्या क्या रेशियो फाइंड करनी है, इनकम टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू सेविंग, इनकम टू सेविंग। अब इनकम भी हमें पता है, एक्सपेंडिचर भी पता है, सेविंग का पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले सैलरी है 40,000 है, एक्सपेंडिचर है 35, तो सेविंग कितनी हुई 40,000 में से 35,000 निकाल देंगे तो हमारे पास 5,000 सेविंग हो गई। अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई। अब तीनों की रेशियो फाइंड करने, इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम 40,000, एक्सपेंडिचर 35,000। इसमें भी पहली तीन सिफर है, इसमें पहले तीन, ये कैंसिल हो जाएंगी। 40:35 सिंप्लीफाई करेंगे 8:7 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर टू सेविंग 35,000 5,000, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो 7:1 आ जाएगा। इनकम रेशियो सेविंग है तो इनकम हमारे पास 40,000 है, सेविंग 5,000 है, सिंप्लीफाई करने के बाद 8:1, तो ये हमारे पास तीनों रेशियो सिंप्लीफाई होके आ गए। यहाँ पर हमारा जो डे 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। डे 7 में जो हमने करना है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, आज हम फ्राइडे 8 मई को डे 6 के दिन में उर्दू का काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको मैंने पीछे डे 5 में मैंने आपको पढ़ाई थी नात। आज हम उस नात की का मफहूम अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और उसको याद करेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई थोड़ा सा रह गया है कि अगर कोई शेर आपको पूरा सही याद नहीं हुआ जो आपने कल बहुत अच्छे तरीके से याद किया है, तो आज इंशाल्लाह इस मफहूम के साथ साथ वो भी आपको याद हो जाएगा। तो मफहूम पढ़ते हैं। मफहूम देखिए, पहले मफहूम करते हैं। हम सिर्फ मफहूम तक करेंगे, वैसे हमने तशरीह करनी होती है लेकिन हम प्री 9th में सिर्फ मफहूम तक आपको इस वक्त करवाएंगे, तशरीह हम आपको बाद में करवाएंगे। तो मफहूम करने के लिए पहले सबसे पहले तरीकाकार देख लीजिए कि शेर लिखा जाता है और शेर लिखते हुए इस बात को बहुत ही एहतियात से आपने देखना है कि शेर लिखते हुए आपके शेर का जहां से आपने शुरू करना है दोनों मिसरे और जहां दोनों मिसरे खत्म करने हैं वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। शेर की लाइन इधर उधर आगे पीछे नहीं जानी चाहिए और एक जैसी ही लाइन में बिल्कुल सेम एक जैसे में ही शेर लिखा जाता है। कोई भी ना इसका जो शुरू आगाज जो है वो इधर उधर होता है और ना ही इसका जब शेर खत्म होता है तो इसका कोई हर्फ इधर उधर होता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से शेर लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हवाला होता है,
तीसरे नंबर पे हल लुगत होता है और आखिर में चौथे नंबर पे मफहूम होता है। ये 4 पॉइंट है सिर्फ मफहूम लिखने के। 5वें नंबर पे तशरीह होती है, इसके आगे हम 6 हेडिंग में इसके साथ लिखते हैं। तो जो आप आके जाएंगे अगली क्लासेस में तो आपको बताते चले जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे मफहूम तक। शेर है, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। हवाला है, ये शेर अमीर मिनाई की नज़म नात से लिया गया है। हले लुगत में सबा हवा और बू का मतलब है महक। इसमें मुश्किल अल्फाज के 2 ही मुश्किल अल्फाज हैं जिसके हमने माना इसमें लिख दिए हैं। मफहूम है, इस शेर में शायर अमीर मिनाई कहते हैं कि हवा में मौजूद महक से ये गुमान होता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने से होकर आई है। आप ये देखें कि ये बहुत ही आसान एक ही लाइन पर मुश्तमिल ये मफहूम है, यानी आपने इस पूरे शेर को एक ही लाइन में बहुत ही सादा अल्फाज में लिख देना है। दूसरा शेर देखें, सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है तेरी गुफ्तगू है। ये आगे लिखा हुआ है, आपने आगे नहीं लिखना, ये आपने नीचे लिखना है। इसके याद रखिएगा, ये नीचे लिखना है। ये नोट्स है, कभी कहीं ना कोई मिस्टेक आ जाती है या फिर शायद पता नहीं क्या वजह है कि आगे लिख दिया है, लेकिन बहरहाल जो हमने ऊपर आपको तरीका बताया है उस तरीके के साथ आपने नीचे लिखना है। मैं बार बार ये बात आपसे कह रही हूँ। और ये जो हम बातें कर रहे हैं ये जाहिर है रिकॉर्डेड है, तो ये रिकॉर्ड है और हम आपको फिर बार बार सुनाएंगे कि हमने आपको कहा था कि ये शेर जो है वो नीचे लिखते हैं इसके, ठीक है। हवाला है वही जो ऊपर लिखा गया वही हवाला यहाँ लिखा जाएगा। ये शेर अमीर मिनाई की नज़म नात से लिया गया है। तोती एक खुश आवाज परिंदा है और गुफ्तगू बातें होती हैं। मफहूम है, अमीर मिनाई कहते हैं कि खुश इल्हान परिंदों के चहकने से मुझे यूं महसूस होता है कि गोया वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। यानी खुश आवाज परिंदे हैं तोती और बुलबुल, तो जब गाते हैं उनकी आवाजें होती हैं तो ऐसा लगता है गोया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं, यानी आपका जिक्र कर रहे हैं। शेर नंबर 3 देखें, जीऊं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पे, यही मुझको हसरत यही आरजू है। हवाला, ये शेर अमीर मिनाई की नज़म नात से लिया गया है। हसरत का मतलब दिली ख्वाहिश होती है और आरजू का मतलब भी ख्वाहिश होती है। इस शेर में शायर कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाकर रहूं और वहीं मुझे मौत आ जाए। जीऊं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पर, यानी वहीं मैं जीऊं और वहीं जाकर मुझे मौत आ जाए। शेर है अगला, जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही 4 सू है। अब ये शेर अमीर मिनाई की नज़म नात से लिया गया है। अब इसका हले लुगत देखें। यकसू का मतलब होता है एक जानिब, और जमे यानी जिस तरह निगाह जाकर रुक जाए, और 4 सू हर तरफ। इसका मफहूम है, शायर कहते हैं कि मैं जहां देखूं मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक नजर आती है और मुझे चारों तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा मुबारक दिखाई देता है। अगला शेर देखें, तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। अब ये शेर हवाला लिखेंगे पहले। ये शेर अमीर मिनाई की नज़म नात से लिया गया है। खाक का मतलब होता है मिट्टी, हुर्मत इज्जत व एहतराम, आबरू इज्जत। शायर कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी जान कुर्बान कर दूं और मेरी इज्जत और मेरा एहतराम इसी में है, यानी मेरी इज्जत और मेरा एहतराम इसी में है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान हो जाऊं। अगला शेर देखें, यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम में भी तू ला मकाम में भी तू है। इसका हवाला भी इसी तरह। ये शेर अमीर मिनाई की नज़म नात से लिया गया है। ज़हूर का मतलब है ज़ाहिरी वजूद, नूर रोशनी, मकान ये दुनिया। मफहूम देखें, शायर इस शेर में हजूर सल्लम की बड़ाई बयान करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में तमाम जानिब हजूर पाक सल्लम के वजूद से रहमतें हैं और हजूर सल्लम ही दोनों जहानों की रौनक हैं। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। ये शेर अमीर मिनाई की नज़म नात से लिया गया है। इसका हवाला है, हले लुगत में देखें, बेदाग का मतलब है बगैर निशान वाला,
और बेखार, ये आगे जीम नहीं लिखना, जीम नहीं है, बेखार है। बेखार का मतलब होता है बगैर कांटों वाला, खार कांटों को कहते हैं, बेखार बगैर कांटों वाला। लाला का मतलब होता है सुर्ख रंग का एक फूल। शायर कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक ऐसे खूबसूरत फूल की मानिंद है जिसमें कोई दाग नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पूरी इंसानियत के लिए बाइसे रहमत है। यहाँ तक आपने मफहूम जो है इसका मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, आपने सुन लिया। आप इसको बार बार रिवाइंड कीजिए और इसके बाद इसको फिर सुनिए, और साथ नज़म मैंने आपको बताया आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। और ये जो है मफहूम यहाँ तक हर शेर का आपने अपनी नीट कॉपी पर आज के दिन नोट करके उसको याद करना है। स्टूडेंट्स, डे 6 में हम तफसीली सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे और वो है साइंस की हदूद बयान करें। स्टूडेंट्स देखें, सवाल नंबर जो हमारे पास 4 है तफसीली सवालात में, वो लिखा हुआ है कि साइंस की हदूद बयान करें। इसके जवाब में वो लिखता है कि ये वो इल्म है जिसकी बुनियाद मादे की तिबी और कीमियाई खासियतों के इस्तेमाल पर है। इसने हर शोबे में बेपनाह तरक्की की है, ताहम साइंस अखलाकी और रूहानी तदाबीर या अक़दार का जायज़ा लेने और इन्हें मापने में नाकाम रही है। साइंस मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह तरक्की के बावजूद हम अपने इर्द गिर्द की बेशुमार अशिया और कैफियत से आज भी बहरा हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आज भी हम बाखबर हैं, जो है वो बेखबर हैं। साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ हदूद रखी हैं जिनको हम तजावुज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं। आगे वो लिखता है कि अगरचे दूरबीन से बहुत दूर तक खला में देखा जा सकता है, मगर अब भी बेशुमार अजराम फल्की इंसानी आँख से ओझल हैं। इस तरह इंसान खुद अपने वजूद को अब तक मुजमई तौर पर समझ नहीं पाया। बहुत सी बीमारियों का इलाज और सुराग पाया जाना बाकी है, यानी कि बहुत सारी तरक्की तो हो चुकी है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो इस तरह डे 6 का जो हमारा काम है वो भी मुकम्मल हुआ।